नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता पर जो श्रृंखला मैंने प्रारंभ की है उसका चौथा भाग आज आपके सामने प्रस्तुत है। और आज का जो विषय है वो है सिंधु घाटी की सभ्यता में कला, शिल्प और उद्योग धंधों का विकास। तो आइए हम चर्चा करते हैं सिंधु घाटी की कला, शिल्प और उद्योग धंधों पर। लेकिन उसके पहले आपसे अपील करूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों वगैरह के साथ भी शेयर करें। आइए अब प्रारंभ करते हैं हम। सिंधु घाटी की सभ्यता में कला के जो चिन्ह हैं वो ऐसा कहा जाता है कि बहुत अल्प मात्रा में पाए गए हैं। और ज़्यादातर जो कला के जो नमूने हमें मिलते हैं वो रिहायशी मकानों, सार्वजनिक भवनों इत्यादि में मिलते हैं। अगर अब इन भवनों का अगर हम कायदे से निरीक्षण करें तो हम ये देखते हैं कि इनमें आ, क्या खासियत है इनकी। इनकी खासियत ये है कि इनमें ये बहुत सादे हैं। मतलब इनमें जो है आ, सादगी आपको दिखाई देगी ज़्यादातर जो है। और सजावट का इनमें जो है वो अभाव है। तो मित्रों, इसी से आप समझ, कहने का मतलब यह है कि सिंधु घाटी के सभ्यता की जो कला थी वो बहुत ही सादी थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि शादी होने के कारण वो आकर्षक नहीं थी, वो आकर्षक भी थी, व्यवहारिक भी थी। यहाँ तक कि जो चित्रित मृदभांड है, जिन्हें हम कहते हैं, जो बहुत सारे हमें बर्तन मिले हैं, मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन इत्यादि जो है, वो भी हम ये देखते हैं कि वो भी जो है वो बहुत ही सादगीपूर्ण डिजाइन वाले हैं। तो कला के नमूनों को हम मूर्तियों, मोहरों और अन्य छोटी छोटी वस्तुओं के रूप में देख सकते हैं। हमें खुदाइयों में, उत्खनन में बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं, बहुत सारी मोहरें मिली हैं, बहुत सारी और अन्य वस्तुएं मिली हैं। तो उन्हीं से अनुमान लगाते हैं हम कि उनका कला कौशल किस तरह का रहा होगा। तो अधिकांश जो मानव आकृतियां हैं वो स्त्रियों की हैं। पुरुषों की जो मूर्तियां वगैरह मिली हैं वो बहुत कम है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि अधिकांश मानव आकृतियां जो है वो स्त्रियों की है। और ऐसा देखा गया है कि वो प्रायः नग्न हैं या वस्त्र विहीन हैं, उनको बहुत ज़्यादा वस्त्र वगैरह नहीं पहने हैं। और इन मूर्तियों की निर्माण शैली जो है उनमें हमें परिपक्वता नहीं दिखाई देती है। थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जो बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं थे वो कलाकार उस समय। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि जो कि कला 5,000 साल पहले उसका विकास हो रहा था, तो इसलिए उनमें थोड़ा परिपक्वता का अभाव दिखाई देगा। लेकिन मातृ देवी की मूर्तियां जो हैं वो बहुत ही सुंदर है। मातृ देवी की मूर्तियां खास तौर पे। तो मित्रों, मातृ देवी की मूर्तियां काफी सुंदर हैं। और ये मूर्तियां अगर आप इनको देखेंगे तो एक चौड़ी मेखला आपको इनके कमर के चारों ओर दिखाई देगी, या कमरबंद कह लीजिए। और गले में ढेर सारे आभूषण इनके मिलेंगे, आभूषणों से अलंकृत हैं। और एक विशेष बात यह है इन सारी मूर्तियों में से सैंधव काल की कि पंखे के आकार के शिरोवस्त्र हैं। मतलब बाल में पीछे की तरफ आप देखेंगे तो पंखे के आकार का एक शिरोवस्त्र जो है वो पहना हुआ है उन्होंने, जिससे कि अ, कह सकते हैं कि अपने सर को सजाती थी। और हम मूर्तियों की बात कर रहे थे, उन आकृतियों की बात कर रहे थे जो आकृतियां हमें प्राप्त हुई हैं। तो जानवरों की आकृतियां बड़ी संख्या में हमें प्राप्त हुई हैं। बहुत सारे जानवरों की आकृतियां हमें बड़ी संख्या में मिली हैं। अब उनमें जो है वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, कुत्ता, भेड़, हाथी, गैंडा, सुअर, गिलहरी, बंदर और कछुए आदि की आकृतियां जो हैं वो प्राप्त हुई हैं। तो छोटे छोटे जो ये मिट्टी वगैरह के खिलौनों वगैरह के रूप में आकृतियां मिली हैं। तो सिंधु सभ्यता की मोहरें, मूर्तियां, मृदभांड, मनके तथा धातु से बनी वस्तुएं अपनी कलात्मक उत्कृष्टता और समृद्धि की परिचायक है।
पत्थर की मूर्तियां बहुत कम संख्या में मिली हैं। इसके बारे में आप इतिहासकार ये तर्क देते हैं कि शायद जिन इलाकों में ये स्थल पाए गए हैं, यानी जो सैंधव स्थल जिन इलाकों में हैं, तो वहाँ पे पत्थर कम मिलते थे थोड़े, तो इसलिए पत्थर की मूर्तियां जो है वो कम बनी है। लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं मिली है पत्थर की मूर्तियां। अधिकांश मूर्तियां जो है वो अल्बस्टर, चूना, पत्थर। तो अल्बस्टर जो है वो एक सॉफ्ट, वो आप ये कह लीजिए कि जैसे ये चीनी मिट्टी वगैरह होती है, या जैसे चूना पत्थर होता है उस टाइप की चीज़ है। बाकी चूना पत्थर, सेल खड़ी, बलुआ पत्थर और स्लेटी पत्थर इत्यादि जो है उनसे ढेर सारी मूर्तियां निर्मित हैं। अब खुदाई में जो मूर्तियां हमें प्राप्त हुई हैं, एक बात यह है कि ये सारी मूर्तियां हमें पूरी की पूरी नहीं मिली हैं। किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है, किसी का सर अलग है, किसी का धड़ अलग है। यानी कि अधिकांश मूर्तियां जो हैं वो खंडित हैं, खंडित अवस्था में है। तो किसी मूर्ति का सिर तो किसी का धड़ प्राप्त होता है केवल। आप पुस्तकों में, फोटो में भी देखते होंगे, बहुत सारी मूर्तियों के चित्र दिए जाते हैं किताबों वगैरह में, तो उनमें भी आपको ये दिखाई देता होगा कि वो खंडित है। और साथ ही साथ इनमें कोई सजावट वगैरह नहीं आपको दिखाई देती, जैसा मैंने पहले भी कहा, पिछली स्लाइड में भी बताया कि वो सादगीपूर्ण है। परंतु इनसे सैंधव सभ्यता के लोगों का सौंदर्य बोध निश्चित रूप से झलकता है। मित्रों, मोहरों पर उकेरी गई जो आकृतियां हैं उनमें बैल, भैंस और बायसन। तो बायसन जो है वो भी एक जानवर होता है। अब हिंदी में उसका क्या नाम है वो मुझे नहीं पता है। कला प्रेमियों का ध्यान निश्चित रूप से ये जानवर जो है वो आकर्षित करते हैं। और ख़ास तौर पे ये ऊबड़ वाला बैल, या जिसे हम कहीं कहीं डिल वाला बैल पीठ के ऊपर देखते हैं, बड़ा उभार सा होता है, उसका चित्रण बहुत ही स्वाभाविक और बना वास्तविक लगता है। मोहरों पे की गई चित्रकारी उस समय के कलाकारों की कलात्मक उत्कृष्टता और तकनीकी दक्षता की झलक दिखाते हैं। मूर्तियों के जो नमूने मिले हैं वो प्रायः जैसे मैंने ये कहा कि सॉफ्ट स्टोन्स के हैं या कोमल पत्थरों से निर्मित हैं वो मूर्तियाँ। और उनका जो कलर है वो अ, अक्सर जो है आपको धूसर या ग्रे तथा पीले रंग के हैं। तो अधिकांश मोहरों में किसी न किसी पशु की आकृति बनी हुई, ढेर सारी जो सील्स मिली हैं या मोहरें मिली हैं उनमें आपको अधिकांश में इसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियोस में। तो पशुओं की आकृतियां बनी हुई हैं, मनुष्यों की आकृतियां बनी हुई हैं, वनस्पतियों की आकृतियां बनी हुई हैं, ढेर सारे जानवरों की आकृतियां बनी हुई हैं। और उनमें कुछ लिखा भी हुआ है सिंधु लिपि में। अब वो लिपि क्या है, दुर्भाग्यवश अभी तक उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि क्या उसमें लिखा है। हो सकता है आगे चल करके अगर कोई अ, उस लिपि को जो है पढ़ने में सफल हो जाएगा, तो हो सकता है कि हमारे इतिहास में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। हमें पता चलेगा कि उनमें क्या लिखा है। वो लिपि जो है चित्रात्मक है, पिक्टोरियल जिसे कहते हैं। तो मित्रों, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, लोथल और दूसरे बहुत सारे जो स्थल हैं वहाँ से बड़ी संख्या में मोहरें हमें प्राप्त हुई हैं, हजारों की संख्या में मोहरें प्राप्त हुई हैं। और उन मोहरों का जब हम अध्ययन करते हैं, इनके चित्र आपने देखे होंगे पुस्तकों वगैरह में, या कभी इंटरनेट वगैरह पे देखिए इनके चित्र। ये मोहरें जो हैं वो सेल खड़ी की बनी हुई हैं या कांचली मिट्टी की बनी हुई हैं जो है। और साथ ही साथ आप कुछ गोमेद की, चट की, तो इस तरह से कुछ मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां हैं। ये मोहरें वर्गाकार में भी हैं और साथ ही साथ ये आयताकार भी हैं, गोलाकार भी हैं, यानी कि हर डिजाइन की है। और मोहरों की जो रचना शैली है वो बहुत ही उत्कृष्ट है। मोहरों पर मानव आकृतियां तो है ही हैं, लेकिन मानव आकृतियों के अलावा जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपके बताया कि पशुओं और वृक्षों का अंकन भी बहुत अच्छे ढंग से किया गया है। तो ये मोहर वास्तव में ये पहचान के चिन्ह रहे होंगे वो, चूंकि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े व्यापारी इत्यादि या बड़े बड़े जो
धनी लोग रहते होंगे तो ये मोहरें जो है वो उनकी पहचान के चिन्ह रहे होंगे। मित्रों, सिंधु घाटी से प्राप्त अनेक मोहरों में हम हमें हाथी के चित्र प्राप्त होते हैं और इससे पता चलता है कि वह हाथी से पूरी तरह से परिचित थे। संभवतः हाथी जो है वो एक पवित्र जानवर भी माना जाता था। और कोई एक मकाई एक पुरातत्वविद है, तो उनका ये मानना है कि संभवतः हाथी जब मर जाते थे तभी हाथी दांत का उपयोग कलाकृतियों के निर्माण के लिए किया जाता था। यही कारण है कि बहुत बड़ी संख्या में हाथी दांत के बनी हुई कलाकृतियां हमें नहीं मिली हैं, थोड़ी बहुत मिली हैं। और जैसा कि मैंने अभी आप ऊपर आप देख रहे हैं कि हाथी को पवित्र जानवर मानते थे, ऐसा अनुमान है। तो इसीलिए जो है वो उसको मारते नहीं थे हाथी दांत वगैरह के लिए। जब हाथी की स्वाभाविक मृत्यु हो जाती थी तभी उस दांत का उपयोग वो कलाकृतियां बनाने में करते थे। तो हाथी दांत से बनी वस्तुएं जो हैं हमें मोहनजोदड़ो में और लोथल जैसे जगहों से ज़्यादा मात्रा में प्राप्त हुई हैं अन्य स्थानों की अपेक्षा, और जिनका उपयोग संभवतः ऐसा अनुमान है कि धार्मिक अनुष्ठानों में होता रहा होगा। हाथी दांत के फलक, कंघे और बालों में लगाने वाली पिन, इसी तरह से हाथी दांत के बने दर्पण, पैनी नोक वाली मोटी सुई जैसी वस्तुएं भी जो है वो हमें प्राप्त हुई है। एक और खास बात यह है कि हाथी दांत के अलावा जानवरों की हड्डियों से बनी हुई सुइयां भी हमें मिली हैं। हाथी दांत की गोटियां भी जो है वो मिली हैं, गोटियां जिनसे खेलते थे। इसी तरह से हिरण की सींग का उपयोग जो है वो हत्थे बनाने में किया जाता था। तो उत्खनन में हमें बहुत सारे हत्थे इस तरह के मिले हैं। इसी तरह से एक और चीज़, शंख की वस्तुएं बनाने में भी वो लोग निपुण थे। अब जैसे शंख की बनी हुई जो है वो चूड़ियाँ थी, मनके और साथ ही साथ चमचे, तस्तरी आदि भी जो है प्राप्त हुई हैं। और ये चीज़ें, शंख की बनी हुई चीज़ें वैसे तो कई जगहों से मिली, लेकिन बालाकोट में बड़े पैमाने पर शंख के उपकरणों का निर्माण होता था, ऐसा प्रतीत होता है। मित्रों, सैंधव काल में की उच्च कोटि की नगर योजना आप देखते हैं। जो पहली स्लाइड वो मैंने बनाई थी वीडियो पार्ट फर्स्ट, उसमें नगर योजना के बारे में आपको विस्तार से बताया था। तो नगर योजना को देख करके कोई भी व्यक्ति ये अनुमान लगा सकता है कि उस काल के लोग भवन निर्माण कला में कितने दक्ष थे। क्योंकि आप देखिए, सड़कें और गलियां एक दूसरे को समकोण पे काटती थी और भवनों की स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि संभवतः उन्हें गणित का या जियोमेट्री या ज्यामिति वगैरह का और साथ ही साथ जो है वास्तुकला का उन्हें अच्छा ज्ञान रहा होगा। तभी जो है आप ये देखते हैं कि इतने अच्छे ढंग से जो है जो प्लॉटिंग वगैरह हुई थी वो बहुत ही उच्च कोटि की थी। भवन में जो फर्नीचर थे, खिड़की दरवाजे लगे हुए थे और लकड़ी के जो दूसरे सामान वगैरह थे, इन सब से ये पता चलता है कि संभवतः जो है बढ़ईगिरी एक मुख्य व्यवसाय रहा होगा। और हालांकि अब इतने सालों में बहुत सारी चीज़ें इंटैक्ट हमें उस तरह से नहीं मिलती हैं, सड़ी गली अवस्था में मिलती हैं, लेकिन ऐसा अनुमान है कि बढ़ईगिरी एक मुख्य व्यवसाय रहा होगा। और मकानों में पक्की ईंटों का प्रयोग आप देखते हैं कि सबसे पहले हम ये देखते हैं जो पकी हुई ईंटें, तो निश्चित रूप से इससे ये पता चलता है कि विभिन्न प्रकार की ईंटों का निर्माण करने वो लोग दक्ष थे। अब जैसे आप देखते हैं कि ईंटें जो है वो अलग अलग साइज की ढेर सारी हमें प्राप्त होती हैं। तो ईंटों को अच्छी तरह से पकाया जाता था भट्टे में, ईंट के भट्टे लगाए जाते थे, पकाया जाता था। उसमें कितना टेम्परेचर रखना है, कितने समय तक पकाना है, तो इन सब बातों में वो लोग दक्ष थे। और मकान बनाने, अब चूंकि इतने सारे मकान बने हैं तो मकान बनाने के लिए निश्चित रूप से जो है वो जो मकान बनाने वाले जो मैसन्स थे या जो राज मिस्त्री वगैरह हुआ करते थे, वो भी जो है वो आप देख सकते हैं कि आ, वो भी एक प्रमुख व्यवसाय रहा होगा। निश्चित रूप से मकानों में आवश्यकता अनुसार आप देखते हैं सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध थी। कुएं
जैसे ज़्यादातर बड़े मकानों में कुएँ मिलते थे, कुओं को बाँधा जाता था, तो कुओं को बाँधना एक कला थी। कुओं के चारों ओर जो है चबूतरा बना दिया जाता था और नहाने के लिए कुएँ के अगल-बगल से जो है वो नाली, बाहर की नाली से जोड़ दी जाती थी, बाथरूम वगैरह की व्यवस्था होती थी। तो इस तरह से जो है ये एक बहुत अच्छी कला थी, वास्तुकला, जिसकी उनको जानकारी थी। जल निकासी की बात है, जैसे ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था और ड्रेनेज सिस्टम अच्छा था। हाइजीनिक कंडीशंस पे बहुत ध्यान देते थे, वो स्वच्छता पे बहुत ध्यान देते थे। गलियों में रात में रोशनी वगैरह की व्यवस्था करते थे। तो इन सब से ऐसा प्रतीत होता है कि शायद वहाँ पे हो सकता है कि कोई नगर पालिका प्राधिकरण जैसा कोई दफ्तर या ऑफिस जो है वो काम करता रहा होगा, तभी इतनी ज़्यादा जो है स्वच्छता सफाई इत्यादि पे वहाँ ध्यान दिया जाता था। अब मित्रों, आइए हम देखते हैं कि बर्तन हमें बड़ी संख्या में मिले हैं। अब वो बर्तन जो है वो आ, चाक पे बनाए जाते थे, कुम्हार के चाक पे। तो उत्खनन में प्राप्त सामग्री में बड़ी संख्या में मृदभांड, मृदभांड का मतलब मृद माने मिट्टी, भांड माने बर्तन, तो मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं और इनमें से अधिकतर जो है वो खंडित अवस्था में है, यानी टूटी फूटी अवस्था में उनके टुकड़े हमें मिलते हैं। तो हाथ से बनाए गए बर्तन भी मिले हैं, किंतु चाक पर बने बर्तनों की अपेक्षा इनकी संख्या कम है। ये मिट्टी के बर्तन जो है भली भांति पकाए गए हैं, इनके ऊपर एक तरह का लेप किया जाता था और उत्खनन में हमें बर्तन पकाने के लिए प्रयोग में आने वाली भट्टियाँ जो हैं वो भी प्राप्त हुई हैं। और जिसे कहीं कहीं आवा बोलते हैं, आवा, आवा जो है एक तरह का गड्ढा होता है और उस गड्ढे में पहले ईंधन वगैरह रखा जाता है, फिर उनके ऊपर बर्तनों को रखा जाता है, ऊपर से फिर ईंधन रखा जाता है, तो इस तरह से बर्तनों को पकाया जाता है। तो बर्तनों को बहुत सावधानी पूर्वक पकाया जाता था और पक जाने के उपरांत इन्हें गेरुए रंग से रंग दिया जाता था। और बर्तन जो हैं वो कई तरह के हैं, जैसे कुछ बर्तन तो एकदम सादे हैं और कुछ जो है उन पे डिजाइन भी बनाई गई है। अधिकांश मिट्टी के जो बर्तन हैं उनको जो है मित्रों, उनको चित्रित भी किया गया है। साथ ही साथ उनके ऊपर चित्र किसके, वनस्पतियों के, जैसे पीपल है और आप देख सकते हैं अपने स्लाइड में, पीपल है, ताड़ है, नीम है या केला है, बाजरा है, तो इस तरह से इन सब के चित्र मिलते हैं उन पे, बर्तनों पे। और कुछ बर्तनों पे फूल जैसी डिजाइन बनाई गई है, फ्लावर्स वगैरह का। कुछ बर्तनों पे आपको मछली की आकृति भी मिलती है, मोर मिलते हैं। कुछ बर्तनों पे हिरन वगैरह जैसी आकृतियां भी दिखाई देती हैं। और सिंधु सभ्यता में जिन रंगों का प्रयोग किया जाता था, तो ज़्यादातर पीले, पीला, हरा, काला और सफ़ेद रंगों का प्रयोग ज़्यादातर हुआ है। और इनका जो प्रयोग होता था वो पशु पक्षियों के चित्रण में किया जाता था। तो ये बर्तन जो है बड़े आकार के भी हैं, छोटे आकार के भी हैं। और बर्तनों में बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब जो हाउस होल्ड आइटम्स हैं, घरों में इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तन हैं, तस्तरी है, प्याले हैं, मटके हैं, थालियाँ हैं, आप कटोरियाँ हैं, कटोरियाँ हैं। और उसके अलावा जो है हांडी वगैरह जिनमें सामान रखा जाता है, कुछ हांडियों में सामान रखा हुआ भी मिला है। टोंटीदार बर्तन भी हैं, इसी तरह से हत्थेदार बर्तन इत्यादि भी सम्मिलित हैं। तो कहने का मतलब कुल मिला के ढेर सारे बर्तन जो हैं हमें वहाँ से प्राप्त हुए हैं मिट्टी के। तो मिट्टी का बर्तन बनाना जो है और चाक पे बनाना एक बहुत बड़ी कला थी, जो कि उस समय पूरी तरह से विकसित हो चुकी थी। और एक चीज़ और हमें बड़ी भारी संख्या में मिली है, बीट्स या मनके जिन्हें हम कहते हैं। तो मनके मित्रों, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे कि ये मनके जो है वो सिंधु सभ्यता में हमें बहुत बड़ी संख्या में मिलते हैं। और ये मनके प्रायः ऐसे स्थानों से मिले हैं जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चानूडड़ो, लोथल। हालांकि ये बहुत सारे स्थानों से मिले हैं, लेकिन इन स्थानों से कुछ अधिक मात्रा में मिले हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चानूडड़ो, लोथल इत्यादि से भारी संख्या में पाए गए हैं, हजारों की संख्या में पाए गए हैं। तो इन मनकों का उपयोग जैसे हार वगैरह बनाते थे, माला गूंथने के लिए होता था, या दूसरे प्रकार के जो आभूषण थे उनके
बनाने में किया जाता था। मनकों के निर्माण में सेलखड़ी, कार्नेलियन और तो मैंने जैस्पर, कैल्सिडोनी या क्रिस्टल, लाजवर्ड, कांचली मिट्टी, शंख, हाथी दांत आदि का प्रयोग किया जाता था। तो इस तरह से जो मनके बनाए जाते थे वो ढेर सारी चीज़ों से बनाए जाते थे। और ये मनके अलग अलग डिजाइन्स के हैं, अलग अलग आकार प्रकार के हैं। जैसे कुछ मनके जो हैं वो बेलनाकार हैं, कुछ मनके गोल गोल हैं, कुछ अंडाकार हैं, कुछ अर्धवृत्ताकार हैं, कुछ जो है ढोला जैसे ढोलक होती है उस तरह के हैं। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि और भी कई प्रकार के हैं। तो ढेर सारे आकार के मनके हमें देखने को मिलते हैं। अब चानूर और लोथल में मनके बनाने का तो एक फैक्ट्री खोज ली गई है, कारखाना ही खोज दिया गया है वहाँ पे चानूर में और लोथल में। तो सिंधु घाटी की सभ्यता अगर आप देखें, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि एक शांति प्रिय सभ्यता थी, फिर भी सैंधव स्थलों में हमें जो है वो कुछ औजार वगैरह मिले हैं। हालांकि अगर आप ये देखें तो युद्ध वगैरह में काम आने वाले जो हैं, जैसे शिरस्त्राण है, तो शिरस्त्राण जो है वो हमें नहीं मिलता है। यानी जैसे कहते हैं आप हेलमेट, जो युद्ध के समय अपना सर बचाने के लिए लगाया जाता है, तो एक तरह का रक्षा कवच है वो। इसी तरह से और भी दूसरे जो उपकरण हैं युद्ध वगैरह में काम आने वाले, उनका हमें अभाव दिखाई देता है। फिर भी आप बहुत सारे उपकरण तांबे और कांसे के बने हुए पा सकते हैं। बहुत से औजार और हथियार जो हमें प्राप्त होते हैं, जिसमें बर्छी, भाला, तलवार, कटार, बाण का जो अग्रभाग है, नोक वाला हिस्सा, उसी तरह से गदा का जो ऊपर वाला हिस्सा है, तो ये सब हमें जो है वो उत्खनन में, खुदाइयों में प्राप्त हुए हैं। लेकिन इनको देखने से ये लगता है कि शायद जो बड़े लोग थे, अंगरक्षक वगैरह रखते होंगे, तो वो लोग इनका प्रयोग करते होंगे और साथ ही साथ आत्मरक्षा के लिए इनका प्रयोग किया जाता होगा। और बाणाग्र मिलने से पता ये भी जाहिर है कि तीर धनुष का उपयोग वो लोग जानते थे। तो ये आत्मरक्षा हेतु ही इन हथियारों का उपयोग किया जाता रहा होगा, ऐसा अनुमान है। सैंधव लोगों को, मित्रों अब आइए हम धातुओं की बात करें कि कौन कौन सी धातुओं का ज्ञान था उन्हें। सोना, चांदी, तांबा, सीसा जैसी धातुओं का ज्ञान था। साथ ही साथ कांसा, तांबा और टिन मिला करके वो कांसा बना लेते थे। इसीलिए सैंधव सभ्यता को ब्रोंज एज सिविलाइजेशन या कांस्य युगीन सभ्यता कही जाती है। तो एल्बस्टर, सेलखड़ी इत्यादि जो है ये बलूचिस्तान से मंगाए जाते थे। इसी तरह से चांदी मुख्य रूप से जो है वो कहाँ से आती थी, अफगानिस्तान और ईरान से आती थी। इसी तरह से सोना जो है वो दक्षिण भारत के जो कोलार माइंस वगैरह है आज भी हैं, तो उधर से आता था। और ऐसा पुरातत्वविदों का अनुमान है। तांबा राजस्थान से आज भी जो क्षेत्री माइंस है, जो खेतड़ी भी कहते हैं, क्षेत्री कहते हैं, वहाँ से मिलता था। टिन और सीसा जो है वो, टिन आप देख सकते हैं और साथ ही साथ जो सीसा है, तो टिन और सीसा जो है ये अफगानिस्तान अथवा ईरान से मिलते थे। तो अफगानिस्तान ईरान से चांदी भी आती थी। वो भारत में बहुत सारे स्थानों पर सैंधव सभ्यता के स्थल मिले हैं। पंजाब में मिले हैं, राजस्थान में मिले हैं, गुजरात में मिले हैं, उत्तर प्रदेश में मिले हैं, हरियाणा में मिले हैं, कच्छ की खाड़ी में मिले हैं। और अभी निरंतर खुदाई वगैरह हो रही है कई जगहों पे। तो उन स्थानों में उपलब्ध जो प्राकृतिक वस्तुएं थी, उन प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग उन स्थलों में खूब होता था। तो ऐसा प्रतीत होता है कि सैंधव सभ्यता के लोग धातु विज्ञान के तत्वों को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। धातु विज्ञान यानी कि कैसे कैसे जो है वो धातु जो खान में से निकलता है, तो खान में से निकलने के बाद कैसे उसको उसकी प्रोसेसिंग होती है, फिर कैसे उसको जो है निकाल के शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है, कैसे उसको गलाया जाता है, फिर कैसे उसको सांचे में ढाला जाता है विभिन्न चीज़ें बनाने के लिए। उनको गला करके जो औजार बनाने वगैरह की कला थी, जैसे लोहार लोग करते हैं, वो समय लोहे का ज्ञान तो था नहीं, लेकिन फिर भी धातुकर्मी थे जो धातुओं से सामान बनाते थे। ज्वेलर्स वगैरह थे जो गहने वगैरह बनाते थे तरह तरह के। तो इस तरह से ये पता चलता है कि धातु उद्योग या धातुओं से बनने वाले सामानों का
जो उद्योग था वो काफ़ी विकसित हो रहा था। तो वो लोग धातुओं की ढलाई इत्यादि का जो काम था उसमें काफ़ी निपुण हो गए थे। इसके अलावा मित्रों आप देखिए, एक जो बहुत बड़ा उद्योग हमेशा से रहा है, मध्यकाल वगैरह में भी आप देखते हैं, प्राचीन काल में भी, वो क्या था, सूती वस्त्र उद्योग जिसे हम कहते हैं। तो सैंधव सभ्यता के लोग कपास की खेती करने वाले प्राचीनतम लोग थे। वहाँ से जो प्राप्त मूर्तियां हैं, मोहरें हैं, उन सबको देखने से पता चलता है कि वो लोग सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग किया करते थे। जैसे भेड़ वगैरह पालते थे तो ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे, साथ ही सूती वस्त्र का भी प्रयोग करते थे। साथ ही साथ चरखे और तकली इत्यादि के द्वारा सूत काटने की कला भी उन्हें आती थी। और बहुत सारी स्पेंडल्स हमें मिले हैं, धुरियाँ जो हैं, जो, तो इनसे लगता है कि जैसे कि वो चरखे वगैरह की धुरियाँ होंगी। वो बहुत सारे घरों में जो है वो स्पेंडल्स हमें खोजे गए हैं। तो इनसे पता चलता है कि वो लोग सूत काटना और ऊन के धागे बनाना ये सब जानते थे। ये बहुत सामान्य बात थी सिंधु घाटी में। धनी और निर्धन सभी लोग जो है सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी के लोग संभवतः सन सन का प्रयोग नहीं करते थे। सन जो है वो एक तरह का पौधा होता है, उससे सन निकाला जाता है। सनई होती है, सनई बोई जाती है सनई से, फिर उसके बाद उसको, उसका छिलका उतार लिया जाता है, उसको पानी वगैरह में डुबो करके, सड़ा करके, और फिर उस छिलके से रस्सी बनाई जाती है। तो सन का उपयोग वो लोग नहीं जानते थे, जबकि आजकल भारत में आप देख सकते हैं कि बहुत सारी जो सन की रस्सी की चारपाइयाँ वगैरह बनाई जाती हैं। काफ़ी मात्रा में सन पैदा किया जाता था। हाँ, आज भी पैदा किया जाता है। तो और मिस्र में और एलम में हम ये देखते हैं, अगर आप मिस्र की सभ्यता पढ़ेंगे तो आप वहाँ देखेंगे सन के बने हुए कपड़े मिस्र में लोग पहनते थे, और एलम इत्यादि। इसी तरह से कपड़ों को रंगने का व्यवसाय भी प्रारंभ हो चुका था। रंगसाजों द्वारा प्रयोग किए गए बड़े बड़े टब प्राप्त हुए हैं खुदाइयों में कहीं कहीं, यानी जो वैट्स जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, तो वो सब मिले हैं जिनमें रंग लगे हुए हैं उन बर्तनों में। तो उससे ये पता चलता है कि कपड़ों को जो है रंगने का व्यवसाय या जो रंगसाजी का व्यवसाय जो था वो प्रचलित था, और कपड़ों की रंगाई होती थी। तो कपड़े पहनते थे ऊन और सूत के, कपास के, यानी सूत के, कॉटन के और वूल के कपड़े पहनते थे, और उनको रंगते भी थे। तो मित्रों, इस प्रकार से कुल मिलाकर के यह कहा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता के लोग कला कौशल में अत्यधिक निपुण थे, और उन्होंने आज से 5000 वर्ष पूर्व एक नगरीय सभ्यता का निर्माण किया, जिसका संपर्क उस काल की अन्य सभ्यताओं से, जैसे मेसोपोटामिया से, मिस्र से, इन सब से भी था। और उत्खनन के द्वारा जिन सैंधव नगरों को खोज निकाला गया है, उनको देखने पर पता चलता है कि कला कौशल में वो बहुत विकसित थे, और एक बहुत ही विकसित सभ्यता का वो उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो मित्रों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और सैंधव सभ्यता के कला कौशल के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हुई होगी निश्चित रूप से। एक बार फिर से मैं आपसे अपील करूंगा कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, प्लीज़ 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 प्लीज़। और साथ ही साथ और लोगों को भी कहें कि वो उसको शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।